सर्दियाँ आ रही हैं और देखिए क्या प्रॉब्लम हो गई। मेरी फ्रेंड ने वुलन कपड़े कॉटन कपड़ों के साथ मशीन में धो दिए और उसकी बेटी का पूरा स्वेटर जो है वो श्रिंक कर गया। इसका मतलब ये स्वेटर उसके लिए यूजलेस हो गया, छोटा हो गया। और उसी के साथ साथ क्या हुआ, उसके पापा ने नई वाइट शर्ट को प्रेस का टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, तापमान। और देखिए उस शर्ट का हाल। इसका मतलब ये दोनों स्वेटर और शर्ट अब इस्तेमाल नहीं हो सकते और ये बेकार हो चुके हैं। तो कपड़ों की अगर हमें अपनी लाइफ बढ़ानी है तो हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा और उनको धोते पे रखते पे हमें संभालना पड़ेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज इज फन 2020, जहां पर आज हम ऐसे ही टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव, मतलब केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक इन इंस्टीट्यूशंस। हम घर में भी कपड़ों का ख्याल करते हैं और कई बार जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी कपड़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो क्योंकि हम अपने करियर के हिसाब से सारे टॉपिक्स करते हैं, इसलिए हम कर रहे हैं केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स इन इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक तो हम हमेशा ही करते आ रहे हैं, कपड़े धोते आ रहे हैं, हमें सब कुछ पता है इसके बारे में, अब और क्या करेंगे, इसमें भी क्या कोई साइंस है जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल, दो एग्जाम्पल्स तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ जहाँ हमने ध्यान नहीं रखा और उसका नतीजा देख लिया। तो इस वीडियो में हम करेंगे कपड़ों और वस्त्र उत्पादों की देखभाल और रखरखाव का महत्व। अस्पतालों और होटलों में कपड़ों की देखभाल और रखरखाव के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि अस्पताल और होटल यहाँ पर कपड़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और उनकी ज़रूरतें भी थोड़ी फ़र्क है। फिर आवश्यक प्रक्रियाओं और विभिन्न उपकरणों का उपयोग जो कपड़ों की देखभाल और रखरखाव में किया जाता है, और इस क्षेत्र में हम किस तरह से अपने जीविका या करियर की तैयारी कर सकते हैं। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं और वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है अगर हमें ये पता हो कि हम इसमें अपना करियर बना सकते हैं और आगे चल के ये एक जीविका भी हो सकती है। तो ये सोचो कि कपड़ों का उपयोग हम कहाँ करते हैं। क्या आप लाइफ का कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा टाइम ढूंढ सकते हो जब हमने कपड़ों का उपयोग ना किया हो? अभी भी आपके चारों तरफ कपड़े होंगे। चाहे अगर आप ध्यान दें तो हम घरेलू स्तर पर कपड़ों का इस्तेमाल कुशन कवर्स, तौलिया, पहनने के कपड़े, झाड़न, पर्दे, इन सब में करते हैं। दूसरी तरफ आता है औद्योगिक या इंडस्ट्रियल उपयोग कपड़ों का, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति जो है इंडस्ट्री में पैकेजिंग के काम आता है, साउंड प्रूफिंग के काम आता है, अगर किसी चीज़ को हमें पैक करना हो वहाँ पर भी काम आता है, टूटने से बचाना हो, उसे आग से बचाना हो, इन सब जगहों पर ये काम आता है। यहाँ तक कि कोई ऐसी जगह अगर है जहाँ पर आग का डर है, वहाँ भी हमें कपड़ों का इस्तेमाल करना होता है। जैसे ये व्यक्ति है, ये इस तरह के कपड़े पहने हैं जिससे कि आग इसको छू भी ना सके, इस व्यक्ति को भी नुकसान ना पहुंच सके। अगर आपने देखा हो कोयले की खदानें होती हैं, वहाँ के लिए भी आपको अलग तरह की यूनिफॉर्म मिलती है। या फिर और अगर ध्यान दें तो संस्थागत लेवल पर, जैसे कि मैंने आपको कॉलेज का बताया, स्कूलों का बताया, हॉस्पिटल्स हो गए, होटल्स हो गए, ये संस्थान हैं। तो बहुत सारे स्तरों पर, घरेलू स्तर पर अब कुछ स्पेशल फिनिशेस या कार्य होते हैं कपड़ों के, जैसे कि ये रेनकोट इस बच्चे ने पहना है। क्या आप मुझे बता सकते हो क्यों? ताकि ये बारिश में ना भीगे। छतरी भी इसीलिए होती है। आप बैग खरीदते हो स्कूल का, वो भी यही ध्यान में रखते हुए खरीदते हो कि उसमें पानी ना जा सके। तो ये सारी अलग अलग फिनिशेस होती हैं, जैसे कि आग से बचाना, उस पर रिंकल्स ना आए, उसमें बहुत जल्दी गंदा ना हो, उस पर निशान ना पड़े। जो कपड़े ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं, उद्योगों में इस्तेमाल हो रहे हैं और जहाँ पर मिट्टी का काम है, बहुत निशान लगने का है, वहाँ पर हम ऐसी फिनिशेस देते हैं। इन सब फिनिशेस के बारे में आप क्लास 11th में कर ही चुके हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि इसका इस्तेमाल हम अब क्या करेंगे। तो देखभाल और रखरखाव में अब हम देखेंगे कि क्या क्या इंक्लूड होता है। सामग्री को भौतिक क्षति से मुक्त रखना। भौतिक क्षति कब आती है? जब हम कपड़े पहनते हैं, गंदे में बैठ जाते हैं, उसे पहनने से उस पर शिकन पड़ती है, वो गंदे होते हैं, पसीने की स्मेल आती, ये सब है उसकी भौतिक क्षति। तो इससे उसे मुक्त करना, हम कपड़े धोते हैं और ये क्षतियाँ आसानी से हट जाती हैं। अगर इसके अलावा कोई क्षति पहुंची है तो उसमें सुधार लाना, धब्बों और धूल को हटाना और उसके रंग, रूप और चमक को बनाए रखना।
रंग रूप देखने में वो कैसा लग रहा है, और चमक अगर कपड़े में है तो हमें उसे भी बनाना पड़ता है। अगर वो चमक चली जाएगी, जैसे आप शादी के लिए कोई कपड़े खरीद रहे हैं और उसमें चमक चली जाए तो वो पुराने लगने लगते हैं। और आखिरी है उसकी बुनावट तथा विशेषताओं को बनाकर रखना। जैसे ये रेनकोट है, अगर इसमें पानी से ही बचाव ना हो, या ये फायर रेजिस्टेंट कपड़ा है, अगर इससे आग से ही बचाव ना हो, तो क्या इसका कोई कार्य है? तो जब हम इनका रख रखाव करते हैं तो इनकी विशेषताओं को भी बना के रखना इसका एक पार्ट होता है। अब ये बताओ कि लॉन्ड्री जो है वो विज्ञान है या कला है? अच्छा, कभी आपने इस सेंस में सोचा ही नहीं, बस कपड़े धो लिए और काम खत्म। चलो अब जब पढ़ रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं। हमें समझ में आ रहा है कि धुलाई जो है वो एक विज्ञान भी है और कला भी है। कैसे? ये वैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों के अनुप्रयोगों पर आधारित है। अभी कपड़े हमने धोते देखा था, हमने जब ऊन को कॉटन के साथ गर्म पानी में धोया था तो उसकी क्या हालत हो गई थी, या गर्म प्रेस से प्रेस करने से सफ़ेद शर्ट की क्या हालत हो गई थी। तो जब ये चीज़ें बन रही हैं तो आप सोचो कितनी सारी स्टडी होती है और किस तरह से ये सिद्धांत निकल कर आते हैं। साबुन है, कौन सा साबुन किस पर इस्तेमाल करना है, कौन से रेशे को ड्राई क्लीन कराना है, उसकी केयर कैसे करनी है, ये सारे सिद्धांत हैं और इसीलिए ये विज्ञान है। लेकिन फिर हम उसके सौंदर्य को बचाते हैं, उसको पैक करते हैं, प्रेस करते हैं और उसे रुचिकर तरह से प्रस्तुत करते हैं। तो सौंदर्य परक रुचिकर परिणाम प्राप्त करने के लिए हम इसके अनुप्रयोग में बहुत सारे कौशल से संबंधित निपुणता की आवश्यकता रखते हैं। जैसे पैक किसको अच्छा करना आता है, प्रेस होने के बाद उसमें क्रीज कितनी अच्छी बना रहे हैं, कॉलर कैसा है, उसमें अगर कढ़ाई है तो उसको कैसे बचा के रखना है, ये सब है कला। तो ये कला और विज्ञान दोनों का ही समावेश हो जाता है। तो देखभाल और रखरखाव का क्या अर्थ है? ये किस चीज़ों पर निर्भर करता है? हमें ये देखना पड़ता है कि रेशों की मात्रा कौन सी है, कॉटन है, ऊन है, सिल्क है, पॉलिएस्टर है, ये आप सब क्लास 11th में कर चुके हैं। धागे किस प्रकार के बनाए गए हैं और वस्त्र कैसा है, उसमें किस तरह की बुनाई है, क्या उसमें लेस है। और ये अगर आपने देखा हो तो हमारे जो कपड़े हैं उनमें इस तरह के वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कौन सा गर्म पानी में धोना है, उसे किस टेम्परेचर पे प्रेस करना है, 1 डॉट का मतलब ठंडी प्रेस, इसका मतलब मीडियम प्रेस, और 3 डॉट्स का मतलब गरम प्रेस और पानी, अगर टब है तो पानी, और अगर प्रेस है तो कितनी गरम प्रेस करनी है। तो ये सारे जो सिंबल्स होते हैं ये डिपेंड करता है कि रेशा कैसा है, धागा कैसा है, उसमें कौन कौन सी निर्माण की तकनीकें लगाई गई हैं, फिनिश कौन सी दी गई है। अब आप सोचो आपका बैग है और आपने उसे रगड़ रगड़ के साबुन से धो डाला, तो अगली बार आपको क्या लग रहा है, क्या वो पानी को रोक पाएगा? तो ये सारी चीज़ें हमें धोते पर ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो धुलाई के लिए हमें कौन से उपकरण चाहिए? आप तो कहोगे हम नल के नीचे बाल्टी, साबुन, बस। तो हमारे ये जो इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं, इन्हें हम 3 भागों में विभाजित भी कर सकते हैं। पहला है धुलाई के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल होता है, या फिर सुखाने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल होता है, और आखिरी है इस्त्री या प्रेस के उपकरण। घर में ज़्यादातर धुलाई के लिए हम बाल्टी यूज़ कर लेते हैं। सुखाने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ रस्सी और क्लिप्स। और प्रेस के लिए हम एक प्रेस ले लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक आयनिंग बोर्ड ले लेते हैं। तो घरेलू स्तर पर अधिकांशतः धुलाई हाथ से ही हो जाती है, जिसमें बाल्टी, चिलमचियाँ, तसले और रगड़ने के तख्ते, जैसे ये रगड़ने का तख्ता है या ब्रश होता है, ये टब है, इनका उपकरणों का उपयोग किया जाता है। और आजकल जिसका उपयोग बहुत बढ़ गया है वो है सिंपल वॉशिंग मशीन्स। हर घर में आपको एक वॉशिंग मशीन नज़र आ जाएगी। तो आजकल जो वॉशिंग मशीन्स हैं वो ज़्यादातर 2 प्रकार के मॉडल्स में आती हैं। पहला वो मॉडल है जिसमें सामने से हम भरते हैं कपड़े। इसमें आप देख रहे हो दरवाज़ा है, इस दरवाजे को हम खोलेंगे और अंदर कपड़े भरेंगे। तो ये ऊपर से जो भराई है ये गलत लिखा है, यहाँ पर आएगा सामने से भराई। ये है सामने से भरने वाली वॉशिंग मशीन, ठीक है, इसको आप इंटरचेंज कर लेना। और ऊपर से भरने वाली वॉशिंग मशीन ये है, यहाँ आएगा ऊपर से भरने वाली वॉशिंग मशीन। इसमें आप देखो ये दरवाज़ा, ये जो डोर है ये ऊपर की तरफ खुल जाता है और यहाँ से हम इसमें कपड़े डाल सकते हैं। तो एक हो गई सामने से भरने वाली, और ये दूसरी कौन सी है? ये है ऊपर से भरने वाली, जिसमें हम ऊपर से कपड़ों को भरते हैं। तो ये जो गड़बड़ है इसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना। अब ये जो दोनों वॉशिंग मशीन्स हैं इनको फिर हम 3 तरह से विभाजित करते हैं। पहली है पूर्णतया स्वचालित या फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जो कि आपको इसमें नज़र आ रही है।
इसमें प्रत्येक उपयोग जो भी हमें करना है, चाहे वो पानी भरना हो, इसमें निश्चित ताप, हमें कितने गर्म पानी में धोना है, धुलाई कितनी देर करनी है, ज़्यादा धोना है, कम धोना है, खंगालना कितना है, ज़्यादा निचोड़ना है, कम निचोड़ना है, इसके लिए यहाँ पर ये जो आपको पैनल दिख रहा है, इसमें सेटिंग के लिए प्रोग्राम बना हुआ है। हम एक बार इसे सेट कर देते हैं और इसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या किया, इसमें कपड़े डाले, फिर नंबर 2 पर आपने प्रोग्राम सेट किया और जब वो पूरा हो जाएगा तो आप अपने कपड़े निकाल कर उन्हें सूखने के लिए फैला सकते हैं। इसमें और कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर हमारी आती है अर्ध स्वचालित या फिर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 टब है, पहला टब और दूसरा टब। जो पहला टब है इसमें साबुन में हम कपड़ों को धोते हैं, इसमें पानी भर देते हैं और पानी भरने के बाद इसमें कपड़े डालते हैं, वो साबुन में मिक्स हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमें इस टब से 1 से 2 टब में आना पड़ता है और जो दूसरा टब है इसमें कपड़ों को रिंस करके, निचोड़ के, उनका साबुन निकाल के बाहर फैलाना होता है। तो इसमें समय समय पर व्यक्ति को हस्तक्षेप करना पड़ता है और हर चक्र में पानी भरता है और निकालना पड़ता है। ज़्यादातर ये 2 टब वाली होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला टब और दूसरा टब। पहला टब जिसमें कपड़े धोते हैं और दूसरा जिसमें उनको साबुन और पानी से निकालते हैं। तीसरी जो मशीन्स हैं वो है हस्तचलित मशीन्स, मतलब मैनुअली ऑपरेटेड। इसमें 50% या अधिक काम जो है वो प्रचालक जो कि कार्य कर रहा है उसे हाथ से ही करना पड़ता है। इसमें आप देख रहे हो एक टब है, इसमें साबुन और पानी है, कपड़े इसमें धुलेंगे और इसके अलावा जो काम है वो सारा का सारा व्यक्ति को खुद करना पड़ेगा। तो जो साबुन में रगड़ने का काम था वो कम हो जाता है, बाकी काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो पहले मशीनें 2 तरह की होती हैं, सामने से कपड़े डालने वाली और ऊपर से डालने वाली, और इनको फिर हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअली ऑपरेट। आपने ये ज़रूर देखी होंगी, हर घर में एक ना एक तरह की आजकल वॉशिंग मशीन आपको मिल जाएगी। तो अब फिर वॉशिंग मशीन का कार्य देखते हैं, वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है। ये भी तो एक साइंस है। आपको क्या लग रहा है, ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा ये जो पैनल है, कंट्रोल पैनल, जिससे कि हम मशीन का प्रोग्राम सेट करते हैं, ऐसे ही बन गया होगा? इसके पीछे भी बहुत रिसर्च है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वॉशिंग मशीन में वो होता है जल भरना, मतलब वॉशिंग मशीन को पानी से भरना। दूसरा आता है जल के लेवल को कंट्रोल करना। मान लीजिए ये आपकी वॉशिंग मशीन है, सबसे पहला हो गया इसमें पानी को भरना। फिर पानी कितना भरना है, अगर कम कपड़े हैं तो आप कम पानी भरेंगे, ज़्यादा कपड़े हैं तो आप ज़्यादा पानी भरेंगे। फिर है जल के ताप को नियंत्रित करना। यहाँ से आप देख रहे हो टेम्परेचर सेट होगा, आप बता सकते हैं कि आपको कितना तापमान रखना है, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आजकल मशीनें 90 डिग्री मतलब उबलते पानी जितने टेम्परेचर पर कपड़े धो सकती हैं। और उसके बाद होती है इस पानी में कपड़ों की धुलाई, जब साबुन आ जाता है। तो साबुन डाल के धुलाई तक का काम हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। फिर है जब घर पे जैसे हम कपड़े धोते हैं उसको खंगालना, मतलब रिंजिंग, खंगाल के सारा पानी निकालना। यह आता है जल निष्कर्षण। तो हमने यहाँ पर उसे पानी में खंगाला ताकि साबुन निकल जाए, उसके बाद हमने जल निष्कर्षण मतलब पानी भी निकाला, और फिर सूखने के उपकरण या प्रक्रिया, फिर हम कपड़ों को सुखाते हैं और फिर इस्त्री और गरम प्रेस करके वो पहनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारे स्टेप्स हैं कपड़े धोने के। अब चलिए आगे बढ़े, जिसमें है जल भरना, जल स्तर को नियंत्रण करना, जल के तापमान का नियंत्रण करना और धुलाई। इन स्टेप्स में सबसे पहले था जल भरना जो हमने डिस्कस कर लिया, फिर जल स्तर को नियंत्रण करना, फिर जल के तापमान को, और धुलाई। चलिए धुलाई के बारे में देखते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो ज़्यादा हैं। अब धुलाई के लिए 2 तरह के टब हमें मिलते हैं। पहला आपको ये दिख रहा है टब, जिसमें यहाँ पर एक ब्लेड नज़र आ रहा है, आपने ये ज़रूर देखा होगा किसी न किसी मशीन में। और ये जो दूसरा है इसमें कोई ब्लेड नहीं है, लेकिन दोनों में ही कपड़े धुलते हैं। कैसे? ये जो पहले वाला ब्लेड है इसमें जब कपड़े चारों तरफ इसके घूमते हैं, पानी तेज रफ्तार पे घूमता है, जब वो कपड़े चारों तरफ घूमते हैं तो इस ब्लेड से टकराते हैं, और जिस तरह हम कपड़ों को ब्रश से साफ करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर ये रगड़ कर कपड़े साफ हो जाते हैं। ये जो दूसरा है इसमें क्या होता है, इसमें पानी अपने आप घूमता रहता है, जैसे ये घूम रहा है पानी, और बहुत तेज़ रफ्तार पे ये पानी घूमता है। इस पानी के घूमने से हमारे जो कपड़े हैं वो तेज़ रफ्तार पर एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर ये जो कपड़े थे ये ब्लेड से रगड़ खा रहे थे,
इस ब्लेड से। तो ये ब्रश का काम कर रहा था। यहाँ पर कपड़े एक दूसरे से रगड़ खा रहे हैं। जब वो एक दूसरे से रगड़ते हैं, जैसे हम कपड़ों को 1 2 करके हाथों के बीच में रगड़ते हैं, कपड़ा कपड़े से रगड़ना, इसमें कपड़े उस तरह के धुलते हैं। तो ये जो पहली वाली वॉशिंग मशीन है, इसमें ज़्यादातर बेड कवर हो गए, जीन्स हो गई, जो ज़्यादा गंदे कपड़े हैं वो बहुत अच्छे साफ़ होते हैं, लेकिन मुलायम कपड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, और उसके लिए हम ये दूसरी तरीके की वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी फंक्शनिंग समझ आ गई। चलिए इनके नाम भी देखते हैं। पहला वाला, ये वाली जो वॉशिंग मशीन है, इसे हम कहते हैं आलोड़न या फिर एजिटेशन मशीन। इसमें ऊपर से कपड़े डालने वाली मशीनों के लिए प्रयोग होता है। ये दोनों ऊपर से कपड़े डालने वाली मशीन के लिए ही प्रयोग होता है। और इसमें ब्लेड होता है जो घूमता है। ये ब्लेड जो है वो एक दिशा में भी घूम सकता है, जैसे गोल 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 घूमता रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये एक बार एक दिशा में घूमे और फिर दूसरी बार दूसरी दिशा में घूमे। ठीक है, एक बार ऐसे और दूसरी बार दूसरी दिशा में। क्लियर है ये? तो बारी बारी से दोनों दिशाओं में। फिर इसमें धारा का प्रवाह होता है, जिससे कि पानी जो है वेग से कपड़ों को गीला करता है और कपड़ों के अंदर घुस जाता है। तो पानी की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए कपड़े के अंदर वो घुसता है और इसीलिए वो कपड़ों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। दूसरी जो ये मशीन है, इसे हम कहते हैं स्पंदन या पल्सेशन। स्पंदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पानी का स्पंदन हो रहा है, और ये भी ऊपर से ही भरने वाली मशीनों के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें गति जो है उससे ऊर्ध्व स्पंदन द्वारा की जाती है, जो कि बहुत तेज ऊर्ध्व गति पैदा करता है। तो ये जो है बहुत तेज स्पिन करता है, ये पानी जो बहुत तेजी से गोल गोल घूमता है, और इस तेज तेज घूमने से क्या होता है कि कपड़े एक दूसरे से रगड़ खाते हैं और वो साफ हो जाते हैं। अब ये जो ब्लेड है, ये ज़्यादातर प्लास्टिक का होता है, मेटल का हो सकता है, या बैकेलाइट जैसे बहुत मजबूत जो प्लेटें होती हैं उस तरह की प्लास्टिक का होता है, ताकि उसको ब्लीच है, साबुन है, वो उसे नुकसान ना पहुंचा सके। अब तीसरी तरह की भी एक मशीन का धुलाई होती है, जो कि होता है अवपातन, जिसे हम कहते हैं टम्बलिंग। जैसा कि अब आप इस मशीन में देखेंगे, टम्बलिंग में क्या होता है कि जैसे प्रयोग में ये सामने से प्रयोग होने कपड़े भरने वाली मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो धुलाई है वो क्षैतिज अवस्था में छिद्रयुक्त बेलन में होती है। मतलब आपको ये दिख रहा है, ये बेलन के आकार का गोला है, और इस गोले में कपड़े जो हैं पहले ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं। समझ आ रहा है कैसे? ये पहले ऊपर गए यहाँ से, और ऊपर जाके ये फौरन नीचे उतर आए, यहाँ तक पहुँचे, और जब ये पानी गोल गोल हुआ तो ये यहाँ से नीचे गिर गए। उसके बाद फिर ये मशीन चलेगी, ये फिर ऊपर जाएंगे और ये फिर नीचे गिर जाएंगे। अब आप ध्यान करो, जब हम ऊनी जैसे कपड़े धोते हैं, हम उन्हें बाल्टी में बार बार भिगो के दबा दबा के धोते हैं। यहाँ पर अवपातन में ये दबा दबा कर ही धोने वाला प्रोसेस है। तो इसमें प्रत्येक चक्कर में कपड़े ऊपर तक जाते हैं और फिर धुलाई वाले जल में गिरा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कपड़ा जल में से गुजरता है, मतलब पानी यहाँ तक भरा हुआ है। अब कपड़ा जो है वो ऊपर जाता है, फिर झप से पानी में गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है और छपाक से नीचे गिर जाता है। तो इसमें कपड़ा जो है वो जल में गिरता है, ना कि तेज प्रभाव से जल कपड़े में जा रहा हो। अब क्योंकि तेज प्रभाव से पानी इसके अंदर नहीं जाता, तो ये कपड़ों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता, कपड़ा जो है वो पानी में बार बार गिरता है। क्लियर है ये? तो ये हो गई हमारी 3 तरह की वॉशिंग मशीन में धुलाई के तरीके। पहला है आलोड़न, दूसरा है स्पंदन, और तीसरा है अवपातन। 2 इसमें फ्रंट लोडिंग में होते हैं, और ये जो तीसरा है ये जो है आलोड़न और स्पंदन, ये टॉप लोडिंग मशीन्स में होते हैं, जिसमें हम कपड़े ऊपर से डालते हैं, और अवपातन ये सामने से डालने वाली कपड़े की वाली मशीन में होता है। उसके बाद अगला स्टेप आता है खंगालना, जिसमें हम कपड़े में से साबुन निकालते हैं, उसे बार बार धोते हैं। और अगला है हमारा जल निष्कर्षण, जिसमें कि हमें कपड़े में से पानी निकालना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पानी और साबुन ठीक से नहीं निकालेंगे तो कपड़े में चमक नहीं आती। तो धुलाई और प्रत्येक खंगालने की प्रक्रिया के बाद जल को उसमें से निकाल दिया जाता है, और ये 3 तरीकों से किया जाता है। फिर से 3 तरीके आ गए, ध्यान देना आप। पहला है चक्रण, मतलब 300 रेवोल्यूशंस प्रति मिनट, 300 चक्कर प्रति मिनट से अधिक गति से चक्रण होने पर क्या होता है, अब केंद्रीय बल उत्पन्न होता है। अब केंद्रीय बल को मैं अगर आपको समझाऊं, तो आप अपने दोस्तों के साथ कई बार किकली जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते हैं, आपने किया होगा। जब आप बहुत तेज रफ्तार पे घूमते हो तो आपने देखा होगा आप बाहर की तरफ गिरने लगते हो, होता है ये। इसी को हम कहते हैं अब केंद्रीय बल।
या जैसे मेरी गो राउंड हो गया, वो जो झूला आता है उसमें जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो वो गोल गोल जब होता है हम बाहर की तरफ फेंकते हैं, इसे कहा जाता है अपकेंद्री बल। और ये उत्पन्न होता है जब पानी तेजी से गोल गोल घूमता है और ये जो है बाहर की तरफ फेंकता है। जल जो है पंप द्वारा नली में बहा दिया जाता है। अब ये आपको इसमें छेद नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अब इन छेदों से क्या होता है कि पानी जो है वो बाहर चला जाता है। चलिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये हमारी वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर ये टब है जिसमें हम कपड़े धो रहे हैं, ये इसका ब्लेड लगा है। अब यहाँ पर क्योंकि छोटे छोटे छेद हैं और पानी बहुत तेज़ रफ्तार पे जब घूमता है तो ये तेज़ रफ्तार पे जब घूमता है कपड़े और पानी दोनों जो है बाहर की तरफ फेंके जाते हैं। अब क्योंकि ये जाली छोटी है तो पानी तो बाहर निकल जाता है लेकिन कपड़े जो हैं वो यहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हम मशीन को खोलते हैं तो हमें हमेशा कपड़े जो हैं वो किनारे की तरफ चिपके हुए मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बीच में होते हैं, वो ज़्यादातर किनारों पर होते हैं। वो इसी वजह से होता है अपकेंद्री बल से। अब इस चन्नी से जब ये पानी बाहर आ जाता है तो ये यहाँ इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर हम एक नाली लगा देते हैं और इस नाली से ये सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आ गया जल निष्कर्षण। उसके बाद अगला है तली से निकास। तली से निकास का मतलब है छेद्रित टबों में वाली मशीन जो है उसकी प्रक्रिया में जब हम खंगालने की प्रक्रिया करते हैं तो वो पूरी प्रक्रिया के बाद मशीन रुक जाती है और रुकने से क्या होगा, ये सारा पानी नीचे बैठ जाता है। अभी पीछे क्या हुआ था, पानी हमारा यहाँ सेट हो गया था और हमने नाली से निकाला था। अब तली निकास में क्या है, ये जितनी जालियाँ हैं वो पानी ऊपर नहीं रहता, ये तली में नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर पूरे में पानी इकट्ठा हो गया। जब हमारा पूरा साइकिल हो जाता है तो ये सारा पानी जो नीचे एक नाली दी गई होती है, एक पाइप होता है, उससे ये सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में पानी जो है ऊपर इकट्ठा हुआ और हमने निकाल दिया, इसमें तली से निकास। अब जब तली से निकास हो रहा है तो ये वाली जो वॉशिंग मशीन है देखो, जिसमें कि बल्ब ये ब्लेड भी नहीं था, कई बार क्या होगा कि यहाँ पर गंदगी इकट्ठी हो जाएगी, जो मिट्टी है पानी में वो सारी नीचे बैठती चली जाती है। तो इसके लिए एक और तरीका है जो कि है तली निकास और चक्रण का संयोजन। इसमें क्या होता है कि बिना रुके तली से जल निकास होता रहता है, मतलब पानी एक तरह से चलता भी रहता है और लगातार, जैसे अभी यहाँ पर था तली निकास, जब मशीन रुकती है तब पानी बहता है, यहाँ पर लगातार पानी घूमता रहता है और जो पानी बाहर की तरफ निकलता है वो सीधे नाली से बाहर चला जाता है। अब इसकी वजह से क्या आसानी हो जाती है कि पानी के अंदर जो गंदगी थी या मिट्टी थी वो भी जल्दी से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि घूमता पानी है, पानी अभी रुका नहीं है। और वो नीचे भी अगर कोई मिट्टी बैठी है तो वो भी निकल जाएगी, क्योंकि पानी चल रहा है और पानी अभी रुका नहीं है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि चक्रण के समय जब पानी को जितनी तेज़ रूप से ये पानी घूमेगा, जितनी तेज़ रूप से इसका चक्रण होगा, उतना ही ज़्यादा पानी बाहर जाएगा और सूख जाएगा। जैसे हम कपड़ों को जितना टाइट निचोड़ेंगे उतना ही वो सूखा मिलेगा, ऐसा ही वॉशिंग मशीन में। तो ये जो स्पीड है ये 333 से 1100 चक्रण पर मिनट तक होती है और उपयुक्त हम मानते हैं 600 से 620 तक। और उसका कारण ये है कि अगर बहुत ज़्यादा हम कपड़े सुखा देंगे तो प्रेस करते पर वो शिकन मिटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर हम कम रखेंगे तो कपड़े गीले रहेंगे, उन्हें सूखने में ज़्यादा समय लगेगा। तो 600 से 620 आइडियल मानते हैं। फिर हम आते हैं सुखाने के उपकरण पर। अब हमने कपड़े जो है पानी भी निकाल दिया, अब हमें उसे सुखाना है। इसके लिए भी खुले में सुखाने के अलावा व्यापारिक स्तर पर, हम यहाँ पर औद्योगिक लेवल पर या मशीनों की बात कर रहे हैं, दो तरह से होता है। सबसे पहला है अपेक्षाकृत निम्न तापमान की वायु को उच्च वेग से परिचालित करना। बेसिक समझ लो कि कपड़े सुखाए कैसे जाते हैं। अब ये मशीन है जो कि जहाँ से हवा अंदर जाएगी, हवा जो आसपास की है, कमरे की है, खुले में हवा है, वो अंदर जाती है और यहाँ पर एक हीटिंग यूनिट लगा होता है। जैसे प्रेस होती है या हीटर होता है उसी तरह से हीटिंग होती है, जिससे वो हवा गर्म हो जाती है, फिर वो इसके अंदर घुसती है और यहाँ पर हमारे सारे कपड़े हैं। तो ये जो अपेक्षा के निम्न ताप की वायु को उच्च वेग से करना है, तो ये जो तापमान है अभी इस वाली स्टेप में, तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है हवा का, लेकिन वो बहुत तेज़ वेग से आती है और कपड़ों में से गुजरती है, और इतने तेज़ वेग से जब आएगी तो कपड़े सूख जाते हैं और वो बाहर निकाल दिया जाता है ब्लोअर के थ्रू। एग्जॉस्ट लगा और ब्लोअर निकल गया। अब आप सोचो, जब हम छत पे भी कपड़े सुखाते हैं, रस्सी पे कपड़े सुखाते हैं, तो एक तो वो धूप में सुखाए जाते हैं और दूसरा अगर तेज़ हवा चल रही है तो भी कपड़े सूख जाते हैं। तो इसमें तापमान कम है लेकिन गति तेज़ है और इससे कपड़े जो है वो जल्दी सूखते हैं, लेकिन
कमरे के तापमान और आर्द्रता जो है वो सामान्य रहती है, क्योंकि जो हवा है उसका तापमान बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी या आर्द्रता नहीं लेके आएगी। दूसरा जो तरीका है वो है उच्च ताप की वायु धीरे धीरे परिचालित करना। इसमें वायु ऊष्मा के स्रोत के ऊपर से गुजरती है, तो वायु अभी भी यहीं जाएगी, लेकिन हम पानी को यहाँ पर, हवा को थोड़ा ज़्यादा गर्म करते हैं और एक ब्लोअर यहाँ पर लगा देते हैं ऊपर, पंखा। अब इसकी वजह से जब ये एग्जॉस्ट चलता है तो ये जैसे ही हवा अंदर घुसेगी ये ऊपर की तरफ जाएगी और उसके बाद ये हवा नीचे की तरफ आएगी। तो ये धीरे रफ्तार पर जाएगी। गर्म हवा है, जैसे मैंने अभी बताया, सूरज में सुखाना, गर्म में सुखाना और हवा में सुखाना, फिर नीचे आएगी और हम इसे फिर एग्जॉस्ट के माध्यम से बाहर निकाल देंगे। तो नीचे की ओर वस्त्रों के बीच से गुजरती है और निकास नली द्वारा बाहर भेज दी जाती है। अब क्योंकि ये हवा ज़्यादा गर्म होती है तो ये तापमान, ये जो इसके अंदर जो पानी है उसको अपने साथ ज़्यादा लेती है और इसीलिए जो निष्कासित वायु है उसकी आर्द्रता जो है वो उच्च होती है। तो कमरे में जो टेम्परेचर है, जो हवा बाहर निकल रही है, वो ज़्यादा ह्यूमिड होती है। और आखिरी में आता है हमारा इस्त्री करना या फिर गरम प्रेस करना। अब इस्त्री करना या प्रेस करना क्या होता है? इस्त्री करना एक प्रक्रिया है जिससे वस्त्रों को प्रयोग में लाते या धोते समय जो सिलवटें पड़ती हैं, हमने उसे पहना हो या धोया हो, तो जो सिलवटें पड़ती हैं उनको समतल किया जाता है। जैसे कि बाहों में है, पैंट की क्रीज बनाते हैं, हम चुन्नट वाली स्कर्ट लेते हैं उसमें क्रीज बनाते हैं, ये सारी काम इस्त्री से की जाती हैं। इस्त्री में चिकनी धात्विक सतह नीचे की तरफ होती है और हम इसे ही गर्म करते हैं। पता है आपको ना, ये प्रेस है, इसके नीचे एक चिकनी सी सतह होती है और हम उससे प्रेस करते हैं और कई बार उस सतह में भी छोटे छोटे छेद होते हैं और उस छेद से क्या होता है, भाप भी उत्पन्न की जा सकती है। तो अगर उसमें छेद हैं तो हम स्टीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टीम प्रेस भी कर सकते हैं। विद्युत इस्त्रियों में उनके भीतर एक ताप स्थायी बना होता है जो कि कपड़ों के लिए उपयुक्त ताप का समायोजन करता है और इसमें ये जो हमारा कंट्रोल है, इससे हम तापमान का नियंत्रण करते हैं। कॉटन है तो हम ज़्यादा ताप पे करते हैं और अगर सिल्क है, ऊन है तो कम ताप पे। स्त्रियों का ज़्यादातर भार जो है वो 1.5 से 3.5 किलो तक का होता है और घरेलू उपयोग में हम हल्की स्त्रियों का उपयोग करते हैं। घर के कपड़ों के लिए वो काफ़ी हैं, लेकिन अगर पर्दे हैं, चादर है, इसके लिए हम भारी स्त्रियों का उपयोग भी करते हैं। कॉटन है या अगर उसमें कलफ लगी है तो भारी इस्त्री के साथ हम भाप का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके अलावा भारत जैसे देश में आपको कोयले की इस्त्रियां भी मिलेंगी जो कि कोयले से गर्म की जाती हैं। ये ढक्कन वाली धातु के बक्से जैसा होता है और इसमें हम कोयला डाल देते हैं। कोयले से इसका फिर नीचे वाली जो सतह है वो गर्म हो जाती है और फिर हम प्रेस करते हैं। आपके घर के आसपास जो प्रेस वाले हैं, जो सड़क पर प्रेस करते हैं, ज़्यादातर आज भी भारत में इसी प्रेस से करते हैं। ये भारी होती है और अच्छे से इसमें क्रीज भी पड़ जाती है और इसमें बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लॉन्ड्री के बारे में इतना क्लियर है। अब हमने अपने घरेलू वॉशिंग मशीन के बारे में पढ़ा, घरेलू लॉन्ड्री के बारे में पढ़ा। इसको हम व्यावसायिक लेवल पर या करियर के तौर पे कैसे कर सकते हैं, हमें क्या क्या सीखना होता है और उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बात। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप देना मत भूलना और इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और जो भी आपके कमेंट्स हो वो कमेंट बॉक्स में लिखो। आप मुझसे फेसबुक पर भी बात कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।